दोस्तों, रेलवे में एएलपी यानी कि ट्रेन चलाने का सपना रखने वाले छात्रों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि इनका जो एग्ज़ाम है ये बहुत जल्दी होने वाला है, जिसका डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है। यानी 16, 17 और 18 फरवरी यानी 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, जो कि प्रतिदिन 3 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम होने वाला है। और ये लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो 5 दिन चले थे, क्योंकि लास्ट टाइम जो फॉर्म था वो भरने वालों की संख्या ज़्यादा थी। आपको 2024 के जो है टोटल जो वैकेंसी था ये 18,799 था, और फॉर्म जो भरे गए थे 18 से 20 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस वजह से जो एग्ज़ाम डेट थे ये 5 दिन चले थे। बट अब की बार जो पोस्ट है ये टोटल आधा पोस्ट है, मतलब लगभग 9,970 पोस्ट है, लगभग आधा। और जो एग्ज़ाम डेट है ये 3 दिन चलने वाला है, क्योंकि जो फॉर्म भरे गए हैं ये लगभग अनुमानित आंकड़े हैं, ये कोई एग्जैक्टली नहीं है। 10 से 12 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो आपको कितना जो है टाइम है जो अपनी तैयारी करने का, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दें। तो आपको बता दूं कि अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने या फिर 1 महीने 5 दिन 8 दिन का समय बचा हुआ है। तो अब से आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तो ये CBT 1 का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो पहला जो पड़ाव होगा ये होगा CBT 1 का, जो कि एक क्वालिफाई नेचर का होगा और इसका मेरिट से लेना देना नहीं होगा। ये सिर्फ CBT 2 में जाने के लिए होगा। और आपका CBT 1 के बाद CBT 2 होगा, और CBT 2 के बाद एक साइको टेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेनें चलाते हैं या फिर ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हुए कर्मचारी होते हैं, इनको जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे हमें साइको टेस्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जान माल से जुड़े हुए कर्मचारी होते हैं जो पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर के चलते हैं। तो इस CBT यानी साइको टेस्ट, CBAT साइको टेस्ट के बाद आपका DV हो जाएगा। DV के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इसका मेडिकल A1 होता है, तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब बात यहाँ आती है कि इसको पास करने के लिए क्या करना है। तो आपको पूरा का पूरा जो टारगेट है ये हमें CBT 1 पर बना के रखना होगा। आपको CBT 2 या फिर साइको को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है, क्योंकि आपका फुल टारगेट आपका CBT 1 पे बना के रखना है। और यही एग्ज़ाम आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाएगी कि आप सारे चक्रव्यूह को तोड़ करके आप अपनी सीट को पक्की कर लें। तो जब हम CBT 1 की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि 75 सवाल रहेंगे। 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। आप तुक्का मार ना सके, इस वजह से आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब कि आप 3 सवाल गलत करते हैं तो अगर आपने 1 सवाल सही किया है तो वो आपको उसमें से 1 सवाल का जो 1 नंबर आपको पहले से मिला हुआ है उसमें से काट लिया जाएगा। अब इस 75 जो सवाल है इसमें प्रश्नों का बंटवारा इस तरीके से है कि मैथमेटिक्स के 20 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के 25 सवाल रहेंगे, जनरल साइंस है कि आपके 20 सवाल रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के आपके 10 सवाल रहने वाले हैं। तो अब इसमें से हमें कहाँ पे अपना जो टारगेट बनाना है ताकि इसमें क्लियर कर जाए। तो आपको बता दूं कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हूबहू अगर सवाल एग्ज़ाम में नहीं आए, बट आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको इतना स्मार्ट बना देती है कि आप इनमें इसकी प्रैक्टिस से ही आप अगले सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप मैथ रीजनिंग को खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना, लगातार 8 से 10 घंटा अपने आप को पूरा टाइम दे दो। थोड़ी दिनों के लिए की बात है, आप पूरा दुनिया से कट जाओ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जनरल साइंस है ये आपका बहुत ही सॉलिड मार्क ये होता है कि 1 लाइनर अगर क्वेश्चन से पढ़ते हैं तो इसके सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मायने हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं।
जिससे सिलेक्शन आसान हो सकता है। जनरल अवेयरनेस में आजकल सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको स्टैटिक जीके पर ज़्यादा डिपेंड ना रह करके करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करें, और इस पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में सिर्फ 10 सवाल पूछे जाने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर जीके तैयार भी किया है तो बहुत ज़्यादा 2 से 5 सवाल, 3 सवाल ऐसे ही कर पा रहे हैं, बाकी सवाल आपको नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा टारगेट मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस पर देना है। अब ये तो बात हो गई कि हमारी जो तैयारी है ये कैसे है, इसके बाद आपको ये लाना कैसे है, ये कैसे आपको नंबर लाना है, आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और हमें एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। आप अपना डिटेल एनालिसिस करते रहना कि आप जो 75 क्वेश्चंस कर पा रहे हो उसमें कितना क्वेश्चंस सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस गलत कर पा रहे हो, इसका इम्प्रूवमेंट करते रहना, ताकि आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें ये तय करता है कि हमें कितना नंबर कम से कम लाना जरूरी होगा, ताकि आप CBT 1 का जो पड़ाव है, जो चक्रव्यूह है, इसको तोड़ दें। तो आपको बता दूं कि 2024 के आंकड़े पर हम एक बार अच्छे से नज़र डाल लेते हैं। मैं यहाँ डिस्प्ले पर लगाता हूँ कि 2024 में कितना स्कोर बच्चों ने किया था, जिससे कि उनका CBT 1 एग्ज़ाम क्लियर कर गया था। तो अगर हम मुजफ्फरपुर जोन या फिर 1-2 और जोन छोड़ दें तो लगभग सारे जोन में 60% मार्क है। यहाँ पे डिस्प्ले पर जो मैं नंबर दिखा रहा हूँ ये परसेंटेज वाइज है। तो अगर किसी बच्चे ने 60% मार्क किया है तो वो CBT 1 एग्ज़ाम को क्लियर कर गया है। और ये बात मैं अनरिजर्व कम्युनिटी की बता रहा हूँ। वहीं OBC या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो ES 40 के आसपास, SC में आते हैं तो 35 के आसपास, और ST में आते हैं तो 30 के आसपास जिन्होंने स्कोर किया हुआ है, तो इन्होंने CBT 1 जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। और ये 75 में से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मार्क बताया मैंने वो परसेंटेज में दिखाया था। अगर हम परसेंटेज 60% यहाँ पे देख लें तो 60% का मतलब होता है 75 में से 45। अब जो है टारगेट ये करना है कि अब की बार जो हमको टारगेट करना है तो वो कितना होगा। तो आपको देख सकते हैं कि अब की बार जो वैकेंसी है वो लगभग आधे है। लास्ट टाइम 18,799, अब की बार 9,970। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कंपटीशन का जो लेवल है ये तो बढ़ने ही वाला है। तो आप जो 2024 का कट ऑफ था इसमें एटलीस्ट 5-5 मार्क और कैटेगरी वाइज जोड़ के रखना, ताकि आपका जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। तो अगर आप UR यानी अनरिजर्व में आते हैं तो आप अपना जो टारगेट है ये 50+ रखना। ये हमारा एक अनुमानित आंकड़ा है, इसको एग्जैक्टली मत मान लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि यार ये एग्जैक्टली मार्क है। ऐसा नहीं है, ये एक अनुमानित हमारा आंकड़ा है। आप इससे कम टारगेट मत रखना। अगर आप अनरिजर्व में हैं तो 50+, अगर EWS या फिर OBC में आते हैं तो 45+ रखना, क्योंकि OBC और EWS का जो आंकड़ा है, जो मार्क है, लगभग इतना होता है। OBC कैटेगरी थोड़ी भारी पड़ती दिखती है, थोड़े से ज़्यादा मार्क पर इनका सिलेक्शन होता है। EWS वालों का कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे 45+ रखना अगर आप EWS या फिर OBC में आते हैं। वहीं अगर आप SC में आते हैं तो आप अपना जो टारगेट है 40+ रखना, और अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं तो आप 35+ रखना। अगर आपने ST में आते हैं और अजमेर या फिर अहमदाबाद है जोन आपका, तो ये आप 35 से 40 के बीच में रखना। बाकी लोगों का थोड़े से कम में भी सिलेक्शन हो सकता है जोन वाइज।
तो ये आपका जो टारगेट था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपसे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच।